हेलो बच्चों, कैसे हो। तो लास्ट टाइम हमने कार्नोट इंजन पढ़ा। कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी है 1-T2/T1 है। ओरिजिनल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है किसी भी हीट इंजन के लिए वो 1-Q2/Q1 है। ओके, मतलब हमने कार्नोट इंजन में ये प्रूव भी किया कि Q2/Q1 इज T2/T1। Q2/Q1 की जगह हमने T2/T1 रखा, मतलब 1-Q2/Q1 की जगह हम T2/T1 रख सकते हैं। क्लियर और नॉट? T2/T1 रख सकते हैं, याद रखना। मतलब ये आपको याद रखना है। अगर आपको याद हो तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन किया था। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज Q2/W। याद है, जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा रेफ्रिजरेटर उतना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जितना कम वर्क करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ये W जो है उसकी जगह हमने रखा था Q1-Q2, याद हो तो। बराबर, हमने W की जगह रखा था Q1-Q2। तो इस तरह से ये Q2 इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Q2/Q1 मतलब अगर मैं Q2 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा Q1/Q2 -1। तो यहाँ पे ये T1/T2 -1 हो जाएगा, तो ये T2/T1 -T2 हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चों आपको ये याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये भी आपको एक याद रखना है, T2/T1 -T2। क्लियर? T2/T1 -T2। तो क्योंकि ये कार्नोट इंजन को हम रिवर्स करेंगे, ओके, तो वो रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। अगर वो रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कोल्ड रिजर्वर से हीट एब्जॉर्ब करेगा और हॉट रिजर्वर में हीट रिलीज करेगा, तो भी हम ओके उसे क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेटर। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का ये भी फॉर्मूला आप याद रखना और ये भी फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.10। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स। 12.10, अ रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन ईटेबल्स केप्ट इनसाइड एट 9 डिग्री सेल्सियस। मतलब अंदर का जो कोल्ड रिजर्वर का जो टेम्परेचर है दैट इज 9 डिग्री सेल्सियस। दिख तो रहा है ना आप लोगों को? दिख तो रहा है ना? ओके, तो T2 जो दिया है वो 9 डिग्री सेल्सियस आपको दिया है। इफ रूम टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 आपको दिया है 36 डिग्री सेल्सियस। T1 आपको दिया है 36 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज T2/T1 -T2। T2 क्या है? 9, T1 36 -9, और 9/25 हो जाएगा, मतलब 0.36 आएगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। क्लियर? सो इट विल बी 0.36। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेना पड़ेगा, सॉरी हाँ। तो ये 273 + 9 विच इज़ 282 केल्विन, और 273 यहाँ भी ऐड कर दीजिए। 273 + 36 यहाँ 309 हो जाएगा शायद। देखिए 27 + 9 36, 309 हो जाएगा। अब इसका रेशियो हमें लेना पड़ेगा, ये हमने गलत कर दिया। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? T2 इज 282 और ये 309 - 282। देखिए केल्विन में लेना है हमें, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है। क्लियर? तो इस तरह से 282/27 एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उससे आंसर आएगा 10.4। बच्चों ये ध्यान रखना, ठीक है, मिस्टेक ना हो जाए कहीं। 309 और 36 - 9 पहले भी गलत कर दिया था हमने, 27 आ रहा है। ओके 27 ही आएगा, ठीक है ना, गलती से पहले 25 लिख दिया था। ओके, तो इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करना है तो टेम्परेचर को कंपलसरी केल्विन में रखना है, याद रखना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या रखना है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 12.9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12.9, तो यहाँ पे, और
अरे कहाँ चला गया? मिल गया, चलो। क्वेश्चन नंबर 12.9, हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं आज। अ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बाय द लीनियर प्रोसेस। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन लिखा है ध्यान से देखो। पीवी डायग्राम इज गिवन, सिस्टम को ओरिजिनल स्टेट से वापस उसी स्टेट में ले जा रहे हैं। सिस्टम इज brought back into the original state. Clear? Okay. A thermodynamic system is taken from original state to intermediate state by the linear process shown in figure. Processes are D, E, F. Okay. Its volume is then reduced to original from E to F. Okay, by isobaric process, pressure constant, or F to D by isochoric volume constant. Calculate work done by the gas from D to E to F. D to E, E to F. What is work done? ध्यान देना, work done is area of this region only. Clear? वैसे तो work done उन्होंने पूछा है D to E और E to F, ये work done पूछा है। तो D to E में क्या हो रहा है? एक्सपांसन, तो वर्क डन वुड बी पॉजिटिव। तो D2E में एक्सपांसन हो रहा है, तो ये वर्क डन, ये एरिया जो आएगा, क्लियर, वो पॉजिटिव होगा। एंड E2F में कंप्रेशन हो रहा है, तो ये एरिया जो आएगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इफेक्टिव वर्क डन क्या होगा? इतना ही एरिया होगा। यस और नो? इफेक्टिव वर्क डन इतना ही एरिया होगा। तो वर्क डन अगर हम इंडिविजुअल कैलकुलेट करें तो वर्क डन फ्रॉम D2E प्रोसेस, वर्क डन फ्रॉम D2E प्रोसेस, आप लोग घर पे ट्राई करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा प्लस ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, यहाँ भी कुछ नाम दे देते हैं से AB, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EABF। ओके, and as expansion is taking place, work done W1 is positive. Work done from E to F state क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्या लिखेंगे? EABF। क्लियर? रेक्टेंगल। ओके, दिस वर्क डन वुड बी नेगेटिव बिकॉज इट इज कंप्रेशन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहाँ एक्सपांसन हो रहा है, तो ये वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो टोटल वर्क डन इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बोलो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर होगा नेगेटिव और इसका आंसर होगा पॉजिटिव। तो इनको ऐड करने से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन जो है वो क्या होगा? W1 प्लस W2। ये टोटल वर्क डन होगा। तो इस तरह से ये कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये आएगा, क्योंकि दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, मतलब एडिशन करेंगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इसमें से क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आएगा। क्या है एरिया? हाफ इंटू, सपोज इस प्रेशर को मैं बोलता हूँ P1, इसको बोलता हूँ मैं P2। क्लियर? इसको बोलता हूँ करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, जो मैं बोलता हूँ इसको V2 बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ V1। तो एरिया सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हाफ इंटू चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर होगा। यस और नो? दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन प्रेशर। ये P2 माइनस P1 लिखेंगे, ये V1 माइनस V2 लिखेंगे। तो ये ध्यान देना, अंदर जो आपको वैल्यूज दी गई है, ये V2 माइनस V, डेल्टा V जो है 5 माइनस 2 है, और डेल्टा P जो है वो 600 माइनस 300 है, 600 माइनस 300 है। तो इस तरह से 1/2 3 और ये 300, तो ये हो जाएगा 450 जूल। दिस इज द वर्क डन, 450 जूल। क्लियर? कोई गड़बड़ हो रही है क्या?
यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, 600 माइनस 300 एंड 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तो 3 है, तो ये 150 इंटू 3 450 जूल आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ये प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है देख लेना कि P वर्सेस V का डायग्राम हमें दिया हुआ है, तो जो डायग्राम हमें दिया हुआ है उस हिसाब से तो आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आंसर यही आना चाहिए। क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12.8। देखिए, जो डेटा हमें दिए गए हैं, दिस इज गिवन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज गिवन इन मीटर क्यूब, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12.8 देखिए, हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं आज। ठीक है बच्चों, शायद ये आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12.8, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज अ हीट टू अ सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 वाट। मतलब यहाँ पावर आपको दिया है 100 वाट, इस रेट से इलेक्ट्रिकल सिस्टम हीट सप्लाई कर रहा है। इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकंड, मीन्स यू कैन से दिस इज द हीट सप्लाइड, वाट मतलब जूल पर सेकंड, और जो वर्क हुआ दैट इज 75 जूल इन 1 सेकंड, 75 जूल पर सेकंड। At what rate is the internal energy increasing? At what rate is the internal energy increasing? तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या था? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू है 100, डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, डेल्टा डब्ल्यू गिवन 75। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, वर्क इट परफॉर्म, सिस्टम परफॉर्म्स वर्क सो पॉजिटिव। ओके, तो डेल्टा यू क्या आएगा? 25 जूल पर सेकंड। सो इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 जूल पर सेकंड। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान हैं, आप खुद कर सकते हैं बच्चों ट्राई। अ स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 into 10 raised to 8 joule work per minute. Steam engine delivers 5.4 into 10 raised to 8 joule of work per minute. Okay, and service is 3.6 into 10 raised to 9 joule of heat per minute from the boiler. मतलब ये इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया that is 3.6 into 10 raised to 9 joule per minute from boiler. Okay, what is the efficiency of engine? How much heat is wasted per minute? तो this is the heat absorb, मतलब अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आउटपुट दैट इज यूजफुल वर्क डन पर मिनट, यू कैन से आउटपुट और यूजफुल वर्क डन पर मिनट। क्लियर? एंड Q1 जो है वो क्या है? इनपुट और हीट एब्जॉर्ब पर मिनट, इनपुट और यू कैन से हीट एब्जॉर्ब पर मिनट। तो एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। क्लियर? तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर? तो यहां पे आप देखिए, यहां पे ये 6/4 आएगा इंटू 10 टू द पावर -1, 3/2, 1.5, 0.15, और यू कैन से एफिशिएंसी ऑलवेज इन परसेंटेज, तो 15%। तो ये स्टीम इंजन का जो एफिशिएंसी है इट इज 15%। नाउ हाउ मच हीट इज वेस्टेड? हीट इज वेस्टेड, तो इतना हीट एब्जॉर्ब किया और इतना वर्क में गया, तो बाकी का हीट कहाँ गया? वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंक। क्लियर? तो हीट वेस्टेड, हीट यही लिखा है ना, क्या है क्वेश्चन? हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, तो हीट वेस्टेड पर मिनट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब माइनस वर्क डन। व्हाट इज हीट एब्जॉर्ब? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9, वर्क डन 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8,
तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 36 इंटू 10⁸ तो 36 में से 5.4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, इंटू 10⁸ हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 31.6 शायद, इंटू 10⁸ जूल, मतलब 3.16 इंटू 10⁹ जूल हीट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सही है ना? देख लीजिए आप 3.06 आ रहा है, मैंने 3.16 क्यों लिखा? हाँ 3.5.4 है तो ओके 3.06, यहाँ पे 30.6 आएगा। ओके चलिए, क्लियर? So this is the way you can solve. It is also again a very simple question. Then question number 12.6, two cylinders A and B of equal capacity. Two cylinders A and B of equal capacity. दोनों सिलेंडर की कैपेसिटी इक्वल है। देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए। Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock A. Via a stopcock. A contains a gas at standard temperature and pressure. These are two cylinders. A contains a gas at standard temperature and pressure. Clear? This is stopcock. This is stopcock. A contains a gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. Answer the following. यहाँ ये गैस completely fill किया गया था, ये completely empty था। जब ये खोल देंगे तो sudden expansion होगा। Clear or not? जब ये sudden expansion होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन ए एंड बी। अब यहाँ पे एज इट इज थर्मली इंसुलेटेड, न तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा न तो ये हीट रिलीज करेगा। तो एज इट इज थर्मली इंसुलेटेड, यहाँ पे क्या होगा? थर्मली इंसुलेटेड यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स अ कांस्टेंट। मतलब हम लिख सकते हैं P1 V1, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे इज फील्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर? V1 P2 हमें फाइंड करना है, V2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स V1। तो P2 क्या हो जाएगा? 1/2 एटमॉस्फेयर, मतलब ये हो जाएगा 0.5 एटमॉस्फेयर। Clear or not? 0.5 atmosphere. What is the change in internal energy of gas as thermally insulated? No change in temperature, no change in internal energy. वैसे भी यहाँ कोई वर्क ही नहीं हो रहा है, तो ना तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा ना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इज ऑल्सो जीरो। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? Of gas, as gas does not work in expansion. Clear or not? There is no change in temperature. Do the intermediate state of system lie on its PVT surface? PVT surface मतलब is it following PV equal to mu RT? तो ये जो sudden expansion है, ये gas will pass through lot of so many inequilibrium process, inequilibrium states. इतने सारे inequilibrium state में से ये पास होगा कि इंटरमीडिएट स्टेज में जब ये प्रोसेस चल रहा होगा तब ये इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, मतलब इट डज नॉट लाई ऑन पीवीटी सरफेस, बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल सेट अप। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 12.5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12.5, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबैटिकली, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबैटिकली, दिख तो रहा है ना आप लोगों को? उस तरफ इस तरफ इस तरफ तो मिटा दिया, कोई बात नहीं, चलो। इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबैटिकली फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, एडियाबैटिक प्रोसेस में अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 22.3 जूल। ओके, इज डन ऑन द सिस्टम। एज दिस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट इज नेगेटिव। और हम इस सिस्टम को ला रहे हैं ए से बी में।
सिस्टम को ला रहे हैं ए से बी में एडियाबेटिकली. ओके, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, एन अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 22.3 joule is done on the system. If the gas is taken from A to B via process in which net heat absorbed by the system is 9.35 calorie. मतलब अगर ये तो एक प्रोसेस है, क्लियर. एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब इज 0. सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आपको हीट एब्जॉर्ब जो है वो 0 दिया हुआ है. हीट एब्जॉर्ब जो है वो आपको 0 दिया हुआ है. ठीक है, तो ये जो हीट एब्जॉर्ब 0 दिया हुआ है, वर्क डन इतना है, हीट एब्जॉर्ब 0 दिया हुआ है. क्लियर. 0 हम लेंगे क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है. अब सिस्टम ए से बी में आ रहा है, तो यूजिंग फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा डब्ल्यू इज -22.3. तो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, 22.3 जूल. दिस इज नंबर 1. ओके, नाउ if the gas is taken from same A to B via a process in which net heat absorbed by the system is 9.35. अगर सेकंड जो स्टेप दिया है उसमें नेट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 9.35 जूल एंड वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम ए टू बी ओनली. तो इफ यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम ए टू बी, वॉट एवर द प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 22.3 जूल. अब देखिए बच्चों, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अब डेल्टा क्यू कितना है, 9.35, डेल्टा यू 22.3. तो डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्लियर. जो वर्क डन हमें मिलेगा दैट विल बी, आप सब्सटीट्यूट आप फाइंड कीजिए इसको. 9.35 दिया ना, कैलोरी में दिया है पर, ओके, जूल नहीं है भाई, ये कैलोरी है. तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान देना, जे एक मैकेनिकल कांस्टेंट है, इट इज़ 4.186 जूल पर कैलोरी. मतलब एक कैलोरी का इतना जूल. तो इसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.186 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर, 4.186 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर और नॉट. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ओके, क्या आएगा, ये आएगा 39.3 जूल. ये आएगा 39.3 जूल. अब यहाँ रखेंगे 39.3 जूल, 39.3 जूल माइनस 22.3 क्या आ जाएगा, देखिए 39 में से 22 जाएगा तो 17 जूल हो जाएगा. तो -17 जूल, इनफैक्ट क्या आएगा, -17 जूल. सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व. यहाँ पे पहले हम सिस्टम को ए से बी ले गए वाया एडियाबेटिक प्रोसेस. तो एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू 0 होता है और वर्क डन आपको दिया गया है ऑन द सिस्टम विच इज़ नेगेटिव. तो ये सॉल्व करके हमने डेल्टा यू निकाल दिया. अब सिस्टम को वापस ए से बी ले जा रहे हैं. सिस्टम को वापस ए से बी ही सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट में ले जा रहे हैं. लेकिन ये जो प्रोसेस है वो पता नहीं है कौन सा है, लेकिन कोई भी प्रोसेस हो बिटवीन टू स्टेट जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो तो फिक्स ही होगी. मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने यही ले लिया. अब डेल्टा क्यू आपको दिया गया है, क्लियर, हीट एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव. तो इस केस में वर्क डन क्या आएगा, -17 जूल. ओके, ये प्रोसेस अलग है. देखिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होंगे, क्लियर, पर प्रोसेस अलग है. अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन अलग अलग हो सकता है, हीट एब्जॉर्ब अलग अलग हो सकता है, क्लियर. लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कैसा होगा, सेम ही होगा. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12.4. अ सिलेंडर विथ मूवेबल पिस्टन, cylinder with movable piston contains 3 mole of hydrogen. Cylinder contains 3 mole of hydrogen. Okay, at standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure, it possesses 3 mole of temperature. What is standard temperature? What is standard pressure?
स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर और नॉट? देखिए, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ अ हीट इंसुलेटर। What wall of the cylinder is made heat insulator and the piston is insulated by a pile of sand on it। मतलब ये पूरा सिस्टम जो है वो थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब एडियाबेटिक वॉल है। तो जो प्रोसेस होगा वो भी एडियाबेटिक होगा। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज इफ गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम? बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर P1 is 1 atmosphere? By what factor does the pressure increase so that volume becomes half of its original volume? Volume becomes half of its original volume. Okay, volume कितना हो जाएगा? Half of its original volume. Now, for adiabatic process, for a adiabatic process, देखिए, PV raised to gamma is constant. PV raised to gamma is constant. So P1 V1 raised to gamma is P2 V2 raised to gamma. बच्चों लॉग टेबल आना चाहिए इसके लिए। यहाँ पे P2 हमें फाइंड करना है, तो V1 by V2 raised to gamma. P1 is 1 atmosphere. V1 by V2 is 2. V1 by V2 is 2. Gamma is 1.4. Gamma is 1.4. Given in question, gamma is 1.4. Okay, if not given, take gamma 1.4. Okay, clear? For hydrogen gas, gamma is 1.4. ये याद रखना। तो 2 raised to 1.4, how to calculate this? कैलकुलेटर से ये पॉसिबल नहीं है। तो लेट x इक्वल टू 2 raised to 1.4, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। 1.4 log 2, लॉग टेबल देखना आना चाहिए आप लोगों को। log 2 मतलब लॉग टेबल में तो 10, 11, 12 से स्टार्ट होता है, तो 2 मतलब 20 का 0 पे लॉग देखने का, और 2 जो है सिंगल डिजिट है इसलिए यहाँ लिखेंगे 0 पॉइंट, 20 का 0 पे लॉग देखना 3010 आएगा, ये जो आता है। ओके, फिर इसका एंटी लॉग देख के यहाँ रखने का, तो ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एंटी लॉग भी देखना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, आई विल टीच यू कैसे लॉग देखते हैं, कैसे एंटी लॉग देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फाइंड करोगे यू विल गेट 2.64 आंसर, 2.64 एटमॉस्फेयर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर? देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.3 थियोरिटिकल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। एक्सप्लेन वाई टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इफ ब्रॉड इन थर्मल कॉन्टैक्ट डू नॉट नेसेसरली सेटल टू मीन टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2। ये हमने किया था। T1 प्लस T2 बाई 2 ये टेम्परेचर तभी होगा जब दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगा। अगर दोनों का थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी सेम नहीं है तो मीन टेम्परेचर नहीं होगा। हाँ, पूरे रॉड का टेम्परेचर एक हो जाएगा, तो एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, तो देयर विल बी अ एक्सचेंज ऑफ हीट। लेकिन ये मीन टेम्परेचर तभी होगा जब दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल होगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। द कूलेंट इन केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट शुड हैव हाई हीट कैपेसिटी। सो दिस इज बिकॉज हीट एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट उतना ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर और नॉट? तो अगर वो सपोज उसको कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करना है, बराबर, फिक्स अमाउंट ऑफ हीट, अगर ये ज़्यादा होगा तो चेंज इन टेम्परेचर वुड बी लेस, मतलब उसका टेम्परेचर में जो चेंज होगा दैट वुड बी लेस, और बाई small change in temperature it can absorb large heat, so that is a plus point. Air pressure in car tire increases during driving. बोलो क्या होता है उसमें? During driving the temperature of air inside the tire increases. जब टायर चलता है तो प्रेशर जो है अंदर वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग ड्राइविंग। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, तो जो प्रेशर इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर
ड्यू टू फ्रिक्शन टायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर? सो ड्यूरिंग ड्राइविंग द टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द टायर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ यू नो दैट P प्रोपोर्शनल टू T। तो टेम्परेचर बढ़ने से टायर में प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, समर में हम टायर में नाइट्रोजन भराते हैं। नाइट्रोजन से क्या होता है कि उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है। क्लियर और नॉट? मतलब मोर हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर। क्लियर? इसीलिए कभी कभी फास्ट रनिंग कार जो है उसका टायर फट जाता है, बिकॉज उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ता है, तो प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और टायर फटने का चांस रहता है। क्लियर? द क्लाइमेट ऑफ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ टाउन इन डेजर्ट एट सेम लैटिट्यूड। बिकॉज हार्बर टाउन में क्या होता है, जैसे गोवा चले गए तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से क्या होता है, डेजर्ट कंपेयर टू डेजर्ट टाउन वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। हेंस द क्लाइमेट ऑफ हार्बर टाउन इज विदाउट एक्सट्रीम हॉट और विदाउट एक्सट्रीम कोल्ड। क्लियर? सो दैट्स वाई इट इज मोर टेम्परेट। देन क्वेश्चन नंबर 12.2, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ना, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। और एक मैं कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने CV में लिखा था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा लिखा था, याद है आपको, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो ये एक कंसेप्ट मुझे बीच में याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ। दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, याद हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर म्यू मोल यू कैन राइट लाइक दिस। ये बहुत ही, 1 मोल के लिए CV डेल्टा T, म्यू मोल के लिए म्यू CV डेल्टा T। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज म्यू CV डेल्टा T, ये याद रखना। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट must be supplied to 2 into 10 raised to minus 2 kg of nitrogen, 2 into 10 raised to minus 2 kg of nitrogen। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना, N2 28 ग्राम पर मोल। यस और नो? यहाँ पे ग्राम पर मोल तो किलोग्राम पर मोल। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको चाहिए तो M से MO को डिवाइड करो। MO तो 1 मोल, M तो कितना मोल, तो 28/2 मतलब 14 हो जाएगा। क्लियर? 140 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स विल बी 140। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? गड़बड़ चल रही है लगता है। इतना मास तो 1 मोल, तो 2 into 10 raised to minus 2 किलोग्राम, तो कितना मोल, वही है ना, 2 into 10 raised to minus 2 किलोग्राम नाइट्रोजन है, तो मोल कितने, तो ये है 2 into 10 raised to minus 2 किलोग्राम और वो 28 है। तो यहाँ पे हमें लिखना है, गलती हो गई ना, ये 2 into 10 to the power minus 2 है और ये 28 into 10 to the power minus 3 है। तो इस तरह से 20/28, 10/14, 5/7 मोल, 5/7 मोल है। क्लियर? अब देखिए क्या लिखा है, raises its temperature by 45 degree Celsius at constant pressure, molecular mass is given, R is given 8.3। देखिए बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, आपको पता है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा। तो डेल्टा Q इज म्यू CP डेल्टा T, इसीलिए हमने म्यू फाइंड किया। अब नाइट्रोजन के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, याद रखना, CP 7/2R कैसे आता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखना म्यू 7/2R इंटू डेल्टा T। म्यू क्या है, 5/7 और ये क्या है 7/2, R 8.314 होता है। डेल्टा T जो है, आपको डेल्टा T गिवन कितना टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया बाई 45 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में भी 45 होगा और डिग्री सेल्सियस में भी 45 ही होगा। तो 45
मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 933.4 जूल के आसपास कुछ होगा बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल, सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ओके ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी कहीं यूज़ नहीं हुई अभी तक, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे MCQ इससे सॉल्व होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12.1 देखिए बच्चों, तो ये फार्मूला क्यों लिया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे वी आर सप्लाइंग हीट, क्लियर, टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 45। कितने मोल है वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे, क्लियर। इतने मास में 1 मोल, तो 2 × 10⁻² में कितने मोल, तो 2/28। टोटल मास बाय मोलर मास विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स, ये याद रखना। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 liters per minute फ्रॉम 27 to 77 डिग्री सेल्सियस। बताइए वाटर कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहले वाटर जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो होगा ms डेल्टा थीटा, S इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर चाहिए। तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया गया है जिसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपको दिया गया है वो 3 लीटर है। 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब 3 लीटर है, क्लियर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह से मास ऑफ वाटर जो होगा, मास ऑफ वाटर जो होगा वो 3 किलोग्राम होगा। मास ऑफ वाटर क्या होगा, 3 किलोग्राम होगा, ठीक है। नाउ इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है 27 to 77, तो डेल्टा थीटा जो है वो 77 - 27 इट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना, ठीक है। इफ गीजर ऑपरेट्स ऑन गैस बर्नर, व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इफ द इट्स हीट ऑफ कंबशन इज 4 × 10⁻⁴ जूल पर ग्राम। अब देखिए नाउ हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर कितना है वो देख लेते हैं। तो MS डेल्टा थीटा, मास ऑफ वाटर कितना है 3, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको याद होना चाहिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। और 4.186 भी लिख सकते हैं। तो देखिए मास ऑफ वाटर 3 × 10⁻³ ग्राम लिख दो, क्लियर, 3 किलोग्राम है इसलिए, क्लियर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होगा 4.2, एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है 50। तो हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड, अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड इज 63 × 10⁻⁴ आना चाहिए, 63 × 10⁻⁴ जूल पर मिनट। अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज्ड, क्लियर, 63 × 10⁻⁴। नाउ हीट ऑफ कंबशन, देखिए हीट ऑफ कंबशन क्या है, हीट ऑफ कंबशन क्या है, देखिए हीट ऑफ कंबशन 4 × 10⁻⁴ जूल पर ग्राम है। मतलब अगर इतना जूल से 1 ग्राम गैस जलता है तो इतने जूल से कितना ग्राम गैस जलेगा, क्लियर। और ये जूल चाहिए पर मिनट, तो पर मिनट उतना गैस जलना चाहिए। तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल हम डायरेक्ट लिखेंगे रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। ध्यान से देखना बच्चों कि इतना जूल जो है वो हमें 1 ग्राम से मिलता है, तो इतना जूल हमें पर मिनट चाहिए, वो कितने ग्राम गैस यूज़ करने से मिलेगा, उसको जलाने से मिलेगा पर मिनट। तो रेट ऑफ कंबशन हम इसलिए डायरेक्टली लिखेंगे 63 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई 4 × 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 15.75 ग्राम पर मिनट, 15.75 ग्राम पर मिनट। ओके, सो दिस इज़ द वे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट होंगे तो भी आपको एक लेक्चर में बताए जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्कूल में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस भी एग्ज़ाम में है,
तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस. इट विल टेक 4 लेक्चर्स टू कंप्लीट. एक्सरसाइज के साथ 5 लेक्चर तो हो ही जाएंगे. एक्सरसाइज शायद इसका बड़ा है, नहीं 14 क्वेश्चन ही है. तो फर्स्ट विल कंप्लीट काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड देन आई विल मेक वन वीडियो ऑन एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके बच्चों, चलिए गुड बाय. अच्छे से पढ़िए, फटाफट होमवर्क भेजिए.